ये लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक। ओके। जैसा कि हाँ, जैसा कि कल कल ही हम लोग देखे थे, ऐड और सब इंस्ट्रक्शन को यानी निमोनिक को देख लिए थे। आज एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का है कि इसका जो सिंटेक्स होता है, आपको लिखना है एमयूएल, और उसके बाद एक आप यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड पास करते हैं। This is an unsigned multiplication instruction that multiplies two bytes to produce a word operand, or two words to produce a double word, such as ax equals to al into source। यानी इस चीज़ को समझे कि जब भी आप एम करते हैं, ठीक है, तो एम के साथ मान लीजिए कि आपने लिखा एम बी एच या बी एल, मान लीजिए बी एल रखा। इससे पहले आप सपोज कीजिए कि एमओ भी बी एल में डेटा डाल रखे, बी एमओ भी बी एल कॉमा टू कर रखे हैं। ठीक है। और ए एल रजिस्टर पे सपोज कीजिए कि आपने इससे पहले एमओ भी ए एल रजिस्टर पे आपने फोर कर रखा है। ठीक है। तो जब भी ये लाइन लिखेंगे, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब हमेशा एम्यूएल का इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको का कम जो असेंबलर है वो इंटरनली कुछ इस तरीके से ट्रीट करता है। एम्यूएल ए एल, ठीक है, ए एल बी एल। ठीक है। यानी आप यहाँ एम्यूएल इंस्ट्रक्शन के साथ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना है। ठीक। और जब आप ये लाइन लिखेंगे, तो इसको असेंबलर इंटरनली इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। हमें लिखना बस इतना ही है। यहाँ पे आप एम बी एल लिखिए या सी एच लिखिए या डी एल लिखिए, कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर आप यहाँ पे नाम देंगे, वो हमेशा किसके साथ डेस्टिनेशन ऑपरेंड के रूप में ऐड होगा? ए एल रजिस्टर के साथ। यानी इस लाइन का जो हमारे आपके समझने के लिए जो मीनिंग होगा, वो ये होगा एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी एल। ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ बी एल की जगह पे आपने सी एल कर दिया, अगर यहाँ सी एल रजिस्टर रख देते, तो यहाँ भी आपको सी एल लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ भी सी एल लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? सी एल हो जाएगा। समझ आया? यानी जैसे हम ऐड के केस में दो इंस्ट्रक्शन, ऐड निमोनिक के साथ या ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ दो रजिस्टर पास करते थे, कोई भी दो रजिस्टर भेज सकते थे या एक रजिस्टर और दूसरा वैल्यू भेज सकते थे, वैसे हमें एम्यूएल के साथ हमेशा क्या भेजना है? केवल एक ही रजिस्टर का नाम भेजना है। ठीक है। और एम्यूएल के साथ जो रजिस्टर का नाम भेजेंगे, वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? एल के साथ। क्योंकि मल्टीप्लाई असेंबलर में इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दिया गया है कि एम्यूएल का जो रिजल्ट होता है, वो हमेशा एक्यूमुलेटर के पास स्टोर होता है। ठीक है। तो आपको केवल सोर्स ऑपरेंड बताना होता है। एम्यूएल और डिव इंस्ट्रक्शन के साथ आपको केवल सोर्स ऑपरेंड बताना है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड बताने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड हमेशा फिक्स होता है, जो कि एल रजिस्टर यानी एक्यूमुलेटर होता है। समझ आया? रिपीट कर दो एक बार। हमने ये कहा है कि जब आप मैं दो इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए कि आपको 2 × 3 को मल्टीप्लाई करना है असेंबली में, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस टू वाले वैल्यू को सपोज कीजिए कि आपने स्टोर कर दिया एमओ भी एल, एल में आपने रख रखा है 2। उसके बाद दूसरा सपोज कीजिए कि 3 को आपने स्टोर कर रखा है बी ए एल कॉमा 3। ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा एम यू एल, एम यू एल बी एल। ठीक है। आपको असेंबली में हमेशा एक ही लाइन लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़ लिखना होगा। जब आप ये लाइन लिखोगे, तो असेंबलर क्या करेगा? इस कोड को इंटरनली कैसे कन्वर्ट कर देगा? एम यू एल ए एल कॉमा बी एल। ठीक है।
जहाँ पे एल आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है, डीओ होता है, और बीएल आपका सोर्स ऑपरेंड एसओ होता है, ठीक है। जब आप इलाइन असेंबलर कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या लिखा गया, एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाई बीएल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एडिशन के केस में हमें दो इंस्ट्रक्शन पास करना होता है, दो ऑपरेंड पास करना होता है ऐड ऑपरेंड निमोनिक के साथ, वैसे एम्यूअल के साथ हमें केवल सिंगल ऑपरेंड पास करना होता है, और वो सिंगल ऑपरेंड क्या होता है, सोर्स ऑपरेंड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सिंगल ऑपरेंड सोर्स ऑपरेंड होता है, हमें डेस्टिनेशन ऑपरेंड बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एम्यूएल इंस्ट्रक्शन के साथ जो एम्यूएल का जो रिजल्ट होता है, डेस्टिनेशन जो होता है, वो हमेशा फिक्स होता है कि एक्यूमुलेटर ही होगा। तो आपको केवल सोर्स ऑपरेंड बताने की जरूरत है, डेस्टिनेशन बताने की जरूरत नहीं होती है। समझ आया? सर एक बार और बताना। आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को, ध्यान से सुनिए, आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को, ठीक है। वो नंबर क्या है, 2 है और 3 है। इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपको बताना है। तो रिजल्ट क्या होगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तो सबसे पहले इस 2 को किसी रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने 2 को स्टोर कर लिया एमयूएल एल रजिस्टर पे, और 3 को स्टोर कर लिया हमने बीएल रजिस्टर पे, इस तरीके से लिख के एमओबी एल कॉमा 2 और एमओबी बीएल कॉमा 3। अब आपको 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, तो असेंबली में क्या लिखना होगा आपको, एम यू एल बी एल लिखना होगा, ठीक है, बी एल लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे तो इसका मतलब हो गया कि असेंबलर आपका इंटरनली इस कोड को लिखेगा कैसे, एम यू एल एल कॉमा बी एल, ठीक है। जहाँ पे एल क्या होता है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, बीएल क्या होता है, सोर्स ऑपरेंड होता है। तो एम्यूएल इंस्ट्रक्शन के साथ या डीव इंस्ट्रक्शन के साथ केवल हमें एक ही ऑपरेंड बताना होता है, और वो सोर्स ऑपरेंड बताना होता है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक्स होगा या एल होगा या एच होगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। तो जब ये लाइन लिखा जाएगा, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, एल इक्वल्स टू ए एल इंटू बी एल होता है, ठीक है। यानी इंटरनली ये लाइन अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। आप कोई भी सोर्स ऑपरेंड कोई भी रजिस्टर दीजिए, वो हमेशा मल्टीप्लाई होके किसके साथ जाएगा, एल के साथ जाए, मल्टीप्लाई होगा, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एल पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर पे स्टोर होगा। समझ आया आप? आप वैल्यू कुछ भी स्टोर करेंगे तो सबसे पहले आप रखें एक्स रजिस्टर पे, लेकिन वो स्टोर हमेशा यूजर का अगर वैल्यू है तो एल रजिस्टर पे ही होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एम ओ वी एल एक्स कॉमा 5, एक्स कॉमा मान लीजिए 7 रखिए। अब आप इसको एमुलेट कीजिए, ठीक है। तो अभी ये रजिस्टर क्या है, एक्स पे वैल्यू 0 है, जैसे ही इसको सिंगल स्टेप किए तो वैल्यू कहाँ स्टोर हुआ, कहाँ स्टोर हुआ, एक्स के कौन से पार्ट पे स्टोर हुआ, एल पे। बात समझ में आए कि यूजर से जब भी वैल्यू इनपुट की जाती है किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर पे 16 बिट पे, तो हमेशा लो बाइट पे स्टोर होता है, ठीक है।
जब तक आप हाई बाइट स्पेशली नहीं बताइएगा तब तक वो हाई बाइट पे स्टोर नहीं होता है। अगर आप एच कर देंगे और अब इमुलेट करके देखिए तो ये कहाँ स्टोर हुआ, हाई बाइट पे हुआ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्स अगर लिखते हो तो एल को ही डिनोट करता है, लो बाइट को ही डिनोट करता है। समझ आया? सर ये वैसे हम पे डिपेंड करता है कि हम हाई हाई जी सर। उस पे करते हैं या फिर लो पे करते हैं, हाई बाइट या लो। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है यूजर पे, लेकिन साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि आप हम्म पे डिपेंड तो करता है, लेकिन जो हाई हम्म बाइट और लो बाइट का एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है तो किसी किसी न किसी पर्पस से बनाया गया होगा, और ये पर्पस हाँ ये सर, होता है पर्पस क्या है सर कि ये? हाई बाइट पे जनरली सिस्टम का डेटा रखा जाता है, ठीक है, या कोई स्पेशल डेटा रखा जाता है। ठीक है, तो अगर या तो जैसे कि अभी तक हमने AH,2 जो सर्विस रूटीन पढ़ा था, तो सर्विस रूटीन क्या है, हमारा सिस्टम का डेटा है, तो इसलिए वहाँ हाई बाइट पे रखा जाता है। तो इन जनरल में मीन्स में ये समझे कि कभी भी यूजर हम पे डिपेंड तो करता है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है तो हम हाई बाइट पे वही डेटा रखेंगे जो कोई स्पेशल पर्पस डेटा होगा। ठीक है, अदरवाइज सिस्टम पर्पस डेटा यानी सर्विस रूटीन वाला जो डेटा होता है वही हाई बाइट पे रखा जाता है। जनरल डेटा जो हमारे आपके कैलकुलेशन के लिए होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन के लिए होगा होगा वो हमेशा लो बाइट पे रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी एम्यूएल को देख लीजिए, स्पेशल पर्पस डेटा भी आपको बताते हैं, जब आप डीप पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको हाई बाइट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी इतना समझे कि हमने सपोज कीजिए कि एल रजिस्टर पे 4 रखा, उसके बाद BH रजिस्टर पे 2 रखा, उसके बाद यहाँ हाई बाइट है। ठीक है, बस अपने पर्पस के लिए रख तो हमारे हाथ में है ही कि हम कहीं भी सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने BH पे रख लिया, आप BL पे भी रख सकते हैं नो डाउट, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल BH पे रख लिया हमें। उसके बाद एम्यूएल किए BH। ठीक, तो जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, एल इक्वल्स टू एल इंटू BH। ठीक है, इस लाइन का मतलब इंटरनली जो असेंबलर काम करता है, कन्वर्ट कर देगा, वो किस में कर देगा, एल इंटू BH में कर देगा। ध्यान बस इतना रखिएगा, मल ऑपरेशन ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ एल रजिस्टर। ठीक है, मल जो एम्यूएल इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करता है, एल रजिस्टर से। तो यानी एम्यूएल के साथ जो भी सोर्स ऑपरेंड बताएंगे वो सोर्स ऑपरेंड मल्टीप्लाई होगा एल रजिस्टर के साथ, और टारगेट भी हमेशा आपका डेस्टिनेशन आपका एल रजिस्टर होता है। उसके बाद एल पे जो भी डेटा आ गया उस डेटा को हमने क्या किया, DL रजिस्टर में स्टोर कर लिया, और ताकि हम इसको आउटपुट कर सके। और फिर आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 8 रखा, 8 को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अभी आप इस लाइन को कमेंट कर दीजिए और फिर इसको इमुलेट कीजिए। देखिए यहाँ सिंगल स्टेप, एल रजिस्टर पे 4 गया, सिंगल स्टेप, BH रजिस्टर पे 2 गया, सिंगल स्टेप, मल्टीप्लाई किए तो BH इक्वल्स टू क्या हो गया, एल 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 इक्वल्स टू BH इक्वल्स टू हो गया आपका एल एल इंटू BH। ठीक है, तो एल के पास पहले से क्या था, 4 था, BH के पास पहले से क्या था, 2 था, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ 8 आ गया। उसके बाद सिंगल स्टेप कीजिए। ठीक, अब DL रजिस्टर पे भी 8 पहुंच गया, जो डेटा एज के पास है वही आउटपुट के लिए जा रहा है। सिंगल स्टेप किए, सिंगल स्टेप किए, सिंगल स्टेप, अभी आपको आउटपुट कुछ नहीं दिखा। ठीक है, क्यों नहीं कुछ दिखा, तो इसके लिए आपको इसके स्काई कोड को देखिए। 8 के केस में अगर आप रजिस्टर पे वैल्यू 8 रखेंगे तो उस समय क्या आउटपुट आता है, उस समय आपका बैक जो कीबोर्ड का बैक की है, मीन्स आप अगर यहाँ देखेंगे तो कीबोर्ड पे जो आपका ये बैक 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 ये जो की है, ठीक है, जो लेफ्ट से करेक्टर मतलब अपने लेफ्ट में करेक्टर को डिलीट करता है, इस की का स्काई वैल्यू है 8। समझ में आया, हेलो बोलिए।
जी सर, जी यस सर। सर। ठीक है। तो आप, लेकिन आपको क्या करना था, आपको तो ये वाला 8 डिस्प्ले कराना है। ठीक है, आपको तो ये वाला 8 डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो इस 8 के लिए रजिस्टर पे क्या रखना होगा, रजिस्टर पे रखना होगा 56। ठीक है, तो रजिस्टर पे 8 की जगह पे 56 अगर रखेंगे, तभी जाके वो क्या स्टोर करके दिखाएगा, वो हमें रखेगा, दिखाएगा आपको 8। तो इसको, इस 56 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल वैल्यू देखते हैं, ये जो डेसिमल वैल्यू 56 है, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 38। यानी रजिस्टर पे पहले से 8 है, और अगर उस पर और हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में 30 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, या तो 48 डेसिमल वैल्यू ऐड कर दे, या डेसिमल वैल्यू में 30 ऐड कर दे। तो इन बोथ केस या तो हेक्साडेसिमल बनेगा या डेसिमल में बनेगा। तो अगर 30 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 8 38। ठीक है, जिससे कि अगर रजिस्टर पे हेक्साडेसिमल वैल्यू 38 पहुंच गया तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को डीएल रजिस्टर पे 30 ऐड कर देते हैं। 30 कौन सा वैल्यू ऐड करते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू एच के रूप में। ये बताया कि हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू 30 ऐड किए डीएल रजिस्टर पे। ठीक है, जिससे कि अब अगर इस प्रोग्राम को इमुलेट करके रन करेंगे तो आपको आउटपुट जो डेटा रखे हैं वो आ जाएगा। समझ आया? जी सर। समझ आया? जी सर, जी सर। सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे यहाँ से लाइन हटा दीजिए, यहाँ से भी ये लाइन हटा दीजिए, और अब आप इसको एमुलेट कीजिए। ठीक है, और इसको रन कीजिए। तो यहाँ आउटपुट क्या दिया, हॉल्टेड। मतलब क्या है, सारे इंस्ट्रक्शन आउटपुट आने के बाद भी आपका प्रोग्राम अभी बीच में ही हॉल्ट कर गया, रुका, मतलब प्रोग्राम प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हुआ। तो प्रोग्राम को प्रॉपर टर्मिनेट करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन आपको कल पढ़ाए थे, ये लिखना होता है, मूव एच कॉमा 4ch और INT 21H। ठीक है, अगर आप ये लाइन ऐड कर देते हैं और अब अगर इमुलेट करते हैं तो प्रोग्राम आपका आउटपुट खत्म होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, बीच में हॉल्ट नहीं होगा, रुकेगा, पॉज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आपको हॉल्टेड की जगह क्या आया, टर्मिनेटेड आया। ठीक है, तो या तो आप ये लाइन लिखिए, नहीं तो एक और पैटर्न ये होता है कि अगर ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए RET, मतलब रिटर्न हो जाओ। ठीक है, और यहाँ पे ORG 100H। ठीक है, इसका मतलब कि इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करना तो टोटल कंपाइल और या असेंबल करके रन करना। ठीक है, तो इस केस में इस प्रोग्राम में लगभग जो मेमोरी होगा वो कितना स्टोर किया जाएगा, मतलब इस प्रोग्राम का ओवरऑल साइज मैक्सिमम 100 बाइट के बीच में रखना। इसलिए ORG 100H इंस्ट्रक्शन को पास कर देते हैं। अब इमुलेट करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका रन होगा और प्रॉपर टर्मिनेट भी हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रहा वो आउटपुट आया और साथ में रिटर्न भी हो गया, प्रोग्राम बीच में हॉल्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे आप नहीं लिखते हैं, अगर ये नहीं लिखिएगा तब क्या होता है, तब उस केस में आपका प्रोग्राम बीच में हॉल्ट कर जाता है। आपको एक्सप्लिसिटली A4CH के थ्रू आपको टर्मिनेट कराना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ORG 100H और RET, जिससे कि प्रोग्राम का मेमोरी बता दिया जाता है कि हम इस प्रोग्राम के लिए 100 बाइट एलोकेट किए हैं, और दूसरा प्रोग्राम प्रॉपर टर्मिनेट होना चाहिए जब हमारा इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए। समझ आया? अगला है, इसके बाद अभी तक हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। नेक्स्ट है आपका डिवीजन।
देखिए, सपोज कीजिए, इस चीज को समझिए। आपको मान लीजिए 5 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया आपका 1, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और सी लैंग्वेज में इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास अलग से एक मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है। यानी ये डेटा कब आएगा, जब आप 5 मॉड 2 करोगे, ठीक है। और ये डेटा, इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं, ये कब आता है, जब आप सी लैंग्वेज में 5/2 करते हो, ठीक है। तो इस केस में रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में आपके पास एक मॉड ऑपरेटर दिया गया है और एक डिवाइड ऑपरेटर दिया गया है, लेकिन असेंबली में केवल आपको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसका नाम है div, ठीक है। आपके पास एक ही इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है div। तो हमें यही काम परफॉर्म करना है। अच्छा, div के साथ हमने क्या रखा, ये जो 5 है इसको रख दिया AL रजिस्टर पे, और ये जो 2 है इसको रख दिया हमने BH रजिस्टर पे, ठीक, इसको रख दिया BH रजिस्टर पे। तो जब भी आप अब इसको div यूज करना है तो आपको क्या लिखना होगा, div, और div के साथ हमेशा एक ही इंस्ट्रक्शन पास होता है, और वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, div, इस BH BH के यहाँ पे BH लिख दीजिए, ठीक है। तो जब आप ये लाइन लिखेंगे इसका मतलब जो असेंबलर है वो इसको क्या समझेगा, इसको समझेगा AL इक्वल्स टू AL डिवाइड बाई BH, ठीक है। AL डिवाइड बाई BH BH, into ठीक है। L। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये जो डेटा ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सर यानी ये एल को अपने साथ हमेशा लेकर चल रहा है ये। बिल्कुल अपने साथ लेके चलता है, यानी यहाँ पे AL कॉमा BH, और साथ में ये अपने साथ ले लेता है D, ठीक है। जहाँ AL हो इसका हो गया डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और BH हो गया आपका सोर्स ऑपरेंड, ठीक है। तो ये इंटरनल टास्क परफॉर्म होता है। एक और चीज, जब आप ये लाइन एक्सिक्यूट होगा एल div AL कमा BH, तो इस समय ये जो डेटा होता है वो अगेन AL पे स्टोर होता है, ठीक है, जो कि रिजल्ट होता है परसेंट वाला वैल्यू। और जो रिमाइंडर वाला वैल्यू है वो अपने आप स्टोर करता है हाई बाइट पे, यानी AH पे। रिमाइंडर वाला डेटा जब आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे div के साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसको AH में स्टोर कर लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर को भी देखना है और क्वोशेंट को भी देखना है। इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखें, सबसे पहले AL में 5 रख दिए, फिर BH में 2 रख दिए, उसके बाद div ऑपरेशन परफॉर्म किए, div BH, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनली assembler AL equals to AL divided by BH, यानी नोट दैट div ऑपरेटर ऑलवेज वर्क्स विद AL रजिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेटा आएगा वो कहाँ चला जाएगा, AL के पास। जो क्वोशेंट वैल्यू होता है वो AL के पास जाता है, तो AL के डेटा को मूव कर लिए CL में, ठीक है। और उसमें 30H मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू जोड़ के उसको डिस्प्ले करा लेते हैं, और जो रिमाइंडर वाला डेटा है उसको CH पार्ट पे हाई बाइट पे रख लेते हैं। लो बाइट पे क्वोशेंट वाला डेटा और हाई बाइट पे रिमाइंडर वाला डेटा, और फिर CL को डेटा रजिस्टर में मूव करके डिस्प्ले करा लेते हैं, फिर रिमाइंडर वाले डेटा को डेटा रजिस्टर में रख के मूव कर डिस्प्ले करा लेते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 2 आपका डेटा हो गया इसका क्वोशेंट वाला, और 1 हो गया रिमाइंडर वाला।
समझ आया? यहाँ पे सीएल रजिस्टर क्यों लिया है ये समझ नहीं आया मुझे। आप कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, AX BX CX DX में से कोई भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पे BH में ऑलरेडी बी वाला बी यानी बेस रजिस्टर पे हम पहले ही ले रखे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर मल्टीप्लिकेशन पर्पस से, तो उसका अगला रजिस्टर C ले लिए, या यूँ समझिए कि ABC वेरिएबल बनाते सीक्वेंस में, इसलिए AL BL CL ले लिए, ठीक है। सर और एक बार DL दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज सर, क्या फिर से एक बार समझा दीजिए सर डिवीजन वाला। ए रजिस्टर पे पहले 5 को रखें, फिर BH रजिस्टर पे 2 को रखें, फिर 5 को 2 से डिवाइड किए, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो जब आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए असेंबली में क्या लिखना होगा, DBH। जैसे ही ये लाइन लिखेंगे इसका मतलब इंटरनली ये कुछ इस तरीके से टास्क परफॉर्म होता है, AL इक्वल्स टू AL डिवाइड बाई BH। और जब आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो यहाँ जो क्वोशेंट वाला वैल्यू होता है वो कहाँ जाता है, AL पे, और जो रिमाइंडर वाला वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होता है, AH पे, ठीक है। अब कहिएगा कैसे, तो इसको सिंपल स्टेप कंपाइलेशन करके देख लीजिए। AL में क्या रखे, 5, ठीक है, सिंगल स्टेप किए। BH में क्या रखे, 2, उसके बाद सिंगल स्टेप करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डिव BH किए यानी ये लाइन एक्सिक्यूट हुआ, ये लाइन एक्सिक्यूट हो गया, तो क्या हुआ, AL पे 2 चला गया जो कि क्वोशेंट वाला वैल्यू है, और AH पे क्या आ गया, 1 आ गया जो कि रिमाइंडर वाला वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इस दोनों को डिस्प्ले कराना है, तो इस 2 को मूव कर दिए CL पे, ठीक है, और उसको 30 जोड़ के हेक्साडेसिमल वैल्यू कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि जब 2 रखेंगे तो इसका स्काई वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, और स्काई वैल्यू क्या है 2 का, ये वाला डेटा ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें तो डिस्प्ले कराना नहीं है, हमें डिजिट में 2 डिस्प्ले कराना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्ले करा लेते हैं। 30 जोड़ दिए, फिर सिंगल स्टेप किए, जो एज के पास डेटा है वो CH में स्टोर कर लिए रिमाइंडर वाला डेटा, फिर रिमाइंडर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते 30 जोड़ के, तो यहाँ 31 हो गया। अब इन दोनों को डेटा रजिस्टर पे भेज के डिस्प्ले करा लेते हैं। तो पहले क्वोशेंट वाला डेटा डिस्प्ले हो गया, फिर रिमाइंडर वाला डेटा डिस्प्ले हो गया। समझ आया? समझ आया? इसी तरीके से सपोज कीजिए कि आपके पास अगला इंस्ट्रक्शन है एमओ, सपोज करते हैं कि एमओ भी CL कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, CL 5 कर देते हैं। उसके बाद इसको डिस्प्ले कराना है इस वाले डेटा को, तो एमओ भी DL CL, इसके बाद इस डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ऐड DL 48, और फिर आउटपुट करना है तो मूव AH 2 और INT 21H, ठीक है। इससे आपका क्या हुआ, CL रजिस्टर पे एक से वैल्यू रखा गया 5, उसके बाद DL रजिस्टर पे रख के उस डेटा को डिस्प्ले करा लिए। अभी तक बस हम एक सिंपल काम किए। इसी में एक इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज होता है आपका INC।
ठीक है, INC। ठीक है, INC क्या करता है, इंक्रीमेंट करने के लिए काम आता है। तो INC कैसे काम करता है, सो देखिए, आप सिंपली क्या करें, डेटा INC कर दीजिए। ठीक है, INC कर दीजिए CL को इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब CL पे पहले से 5 है। ठीक है, या सपोज करें DL पे ही रख लेते हैं, DL पे पहले से 5 है। ठीक है, उसके बाद अब इस डेटा को डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ से जो डेटा है, इंक्रीमेंट कर दिए DL को, इमुलेट कीजिए और रन कीजिए। अभी लाइन नहीं है। ठीक है, पहले DL पे क्या रखा गया है, CL पे 5 रखें, उसके बाद CL के डेटा को DL में स्टोर कर लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं, तो इससे आपका 5 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद DL पे 5 है, तो उस DL को इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर दिए तो 5 से 6 हो गया और फिर डिस्प्ले करा लेते हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसे समझे जैसे C में लिखते थे DL प्लस प्लस। ठीक है, वैसे ये काम करता है। इसी सर तरीके फिर भी से इसका आंसर तो 54 हो रहा है। कैसे 54 हो जाएगा? सर 48 और अभी 5 में इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हुआ। अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ पे ये जब रजिस्टर पे 54 रखिएगा तो आपको क्या आउटपुट आएगा बताइए? सर 6। तो यही तो हम भी कह रहे हैं। असेंबली हमारे जैसे देखिए, हमारे आपकी तरह यहाँ पे असेंबली हमेशा क्या समझता है, स्काई समझता है। ठीक है, ASCII। ठीक है, स्काई समझता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जैसे हम लोग को बचपन में बताया गया कि कैट मीन्स बिल्ली होता है। ठीक है, तो जो हम लोग को हमारे पहले वाले लोग बताए हैं, हम लोग वही याद रखते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में ये बता दिया गया कि अगर आप ये सिंबल है तो इसको ए पढ़ोगे, अगर ये स्मॉल में लिखा गया तो इसको ए पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको 1 है तो इस 1 को कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर इसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो इसको 1 को एक नंबर, डेसिमल नंबर दे दिया गया है जिसका नाम है 49। ठीक है, और इस 49 को आप बाइनरी में लिख लीजिए। ठीक है, बाइनरी, अब 49 को बाइनरी में तो लिख ही सकते हैं, 49 को बाइनरी में लिखेंगे तो जो डेटा आएगा उस डेटा को कंप्यूटर समझ पाता है। तो इसीलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कि हम जो समझते हैं उसको आपको ऐसे समझना है। जैसे आपको हिंदी समझ में आती है, अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं कि आप हिंदी में लिखिए, गूगल ट्रांसलेटर आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता है। वही काम यहाँ स्काई करता है। तो जो असेंबलर है वो आपका क्या समझता है, स्काई समझता है, और हम आप डेसिमल नंबर समझते हैं। तो हमें जब भी डेटा को असेंबलर को समझाना है कि हमारे हिसाब से बताओ, तो आपको स्काई वाला वैल्यू देना होगा। समझ आया? यस सर, समझ में तो आ गया, लेकिन जैसे कि आउटपुट में 56 नजर आ रहा था, इसलिए मैं पूछ रही थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया 5 से बढ़ के 6 हो गया है, हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है, इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा होता है एक इंस्ट्रक्शन DEC। ठीक है, ये क्या काम करता है, डिक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है DEC। ठीक है, इसका मतलब DL माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एमुलेट कीजिए और रन कीजिए। तो पहले 5 था, इससे इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हुआ,
और फिर डिक्रीमेंट हुआ तो 5 हो गया। समझ में आया? तो जब आप लूप वगैरह पढ़ोगे उस समय इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे। क्लियर है? सर अगर मुझे 2 बार डिक्रीमेंट करना है तो डीईसी 2 बार लिखना है? एक बार और डीईसी डाल दीजिए, ओके। यहाँ पे डाल दीजिए। और इसको प्रिंट करा दीजिए। देखिए 5 था, 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ। सर इसमें स्पेस के लिए कुछ नहीं है? सब है लेकिन अभी बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक ओके। है, अभी टाइम लगेगा, एक एक करके समझिए। जितना बता रहे हैं उतना समझ में आ जाए वही बहुत है अभी। चलिए, यहाँ तक जो बेसिक आपका रजिस्टर ऑपरेशंस था वो आप कर लिए हैं। ठीक है, अब आप इसके अलावा जो प्रोग्राम वगैरह, अब एक कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका प्रोग्राम वाला। ठीक है, कि हम रजिस्टर पे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब जब भी कोई आप बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो एक होता है कि जैसे सी में आप लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h। उसके बाद आप यहाँ पे void लिखते हो, मेन लिखते हो, फिर इसको ओपन करते हो, फिर क्लोज करते हो, इसके अंदर कोड लिखते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सी इसी तरीके से काम करेगा। तो इसी तरीके से असेंबली में भी अलग अलग स्ट्रक्चर है, और जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहे हैं। एक तो जो प्रॉपर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर एक है कि पहले लिखना होगा डॉट मॉडल स्मॉल। ठीक है, डॉट मॉडल स्मॉल ये क्या होता है? यही होता है आपका, इट इज़ ए मॉडल डायरेक्टिव। ठीक है, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में इट इज़ ए मॉडल डायरेक्टिव। डॉट मॉडल स्मॉल, मॉडल स्मॉल को क्या बोला जाता है? मॉडल डायरेक्टिव बोला जाता है। इट इज़ ए मॉडल डायरेक्टिव। मॉडल डायरेक्टिव क्या होता है? इट स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी द प्रोग्राम वुड टेक। ठीक है, मतलब क्या कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में आपको ये बताना होगा कि इस प्रोग्राम के लिए आप कितना मेमोरी ऑक्युपाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सी में देखिए, सी हाई लेवल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, तो आपको पहले से बता दिया गया है कि इंट 2 बाइट लेता है, कैर 2 बाइट लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल बना लिया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका मतलब आपको पहले से पता हो गया है कि इसको ये प्रोग्राम जब ऑक्युपाई होगा तो टोटल 6 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। कैसे पता है? क्योंकि ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप आपको क्लियरली बताया गया है कि डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ बीइंग हैंडलिंग इट। ठीक है, यानी डेटा टाइप क्या बताता है कि किस तरह के डेटा से आप हैंडल करने जा रहे हैं और उसको कितना साइज लगेगा। तो सी में इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो अगर आपने 3 वेरिएबल बनाया मतलब 3 2 6 बाइट ऑक्युपाई किया, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप से पता चल जाता है। लेकिन इसी तरीके से सी लैंग्वेज टोटल ओवरऑल प्रोग्राम कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा वो चीज़ आपको असेंबली में बताना पड़ता है। तो जो ये काम हम बताते कैसे हैं? ये काम हम बताते हैं ये लाइन लिख के, डॉट मॉडल स्मॉल। ठीक है, तो जहाँ भी देखिएगा डॉट मॉडल स्मॉल, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये लाइन मॉडल डायरेक्टिव है, जो कि किस लिए यूज होता है? ये बताता है कि इस पे जो भी करंट प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उसमें कितना मेमोरी ऑक्युपाई होगा उस प्रोग्राम के लिए। अब ये स्मॉल की जगह, स्मॉल का मतलब क्या होगा कि इस जब भी कोई प्रोग्राम बनती है, जैसे एक प्रोग्राम बनाया, इस अगर आपने यही प्रोग्राम बनाया तो इसमें क्या किया, या तो आपने यहाँ पे डेटा रखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रिंटेड स्कैनअप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू
a+b करोगे, ठीक है, और फिर प्रिंटफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप काम करते हो, मतलब यहाँ पे इनपुट लोगे, प्रोसेस करोगे और आउटपुट करोगे। तो इसके लिए कितना यहाँ पे कोड लिखा गया, यहाँ डेटा, इस प्रोग्राम के अंदर डेटा क्या हो गया, इस प्रोग्राम के अंदर आपका डेटा हो गया ABC, ठीक है, और कोड क्या हो गया, कोड हो गया 9 लाइन का कोड, ठीक है। तो यही चीज़ को असेंबली में बताया जाता है कि जब कोई प्रोग्राम बनाएगा तो प्रोग्राम के अंदर जनरली हम लोग कोड रखते हैं और डेटा रखते हैं, मतलब जो एक नंबर ऑफ लाइन कोड बनाते हैं और उसके अंदर, उस कोड के अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं, जिस वेरिएबल पे कुछ वैल्यू रखते हैं, और वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जब डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, इसका मतलब कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 64 KB और डेटा इज लेस देन इक्वल्स टू 64 KB, ठीक है। इसका मतलब कि जो ओवरऑल प्रोग्राम का साइज होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 128 KB के आसपास में होगा, ठीक है। 128 KB के आसपास में आपका प्रोग्राम का ओवरऑल साइज होगा अगर स्मॉल लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर मीडियम लिखते हैं, इसका मतलब कोड का साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 लाइन का, जैसे यहाँ 9 लाइन का प्रोग्राम है, ऐसे आप 50 लाइन का प्रोग्राम बना दे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर कोई नया फाइल खोलते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अगर नया कोई फाइल खोलिएगा तो दिखा देते हैं आगे, ठीक है। तो कोई 40 लाइन 50 लाइन का कोड बन जाता है। तो कोड का साइज कुछ भी हो सकता है, डेटा का साइज यानी जो वेरिएबल बनेगा वो मैक्सिमम 64 KB के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इसी तरीके से अगर डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट लिखते हैं तो कोड का साइज 64 KB के बराबर होगा या उससे छोटा होगा और डेटा कुछ भी लिखा जा सकता है। और लार्ज के केस में डेटा का साइज कुछ भी हो सकता है, कोड का साइज कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना लिख रहे हैं। तो लार्ज और ह्यूज दोनों ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल, मीडियम और कॉम्पैक्ट का मतलब अलग अलग होता है। तो जनरली हम लोग स्मॉल लिखते हैं, मतलब कि जो हम आप प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए 128 KB सफिशिएंट मेमोरी होता है, ठीक है। तो बस इतना समझे। आपको वाइवा में पूछा जाएगा व्हाट इज डॉट मॉडल स्मॉल, तो बताइएगा इट इज अ मॉडल डायरेक्टिव, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी द प्रोग्राम वुड टेक, यानी 128 KB मैक्सिमम आपका प्रोग्राम बना लेगा जब आप डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं। दूसरा होता है डॉट स्टैक 100H, ये स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव है, ठीक है। ये क्या बताता है कि ये है जो स्टैक एलोकेट होगा जब आप इस प्रोग्राम को इमुलेट करते हो, तो इमुलेट करने के साथ यहाँ पे कोड में एरर है, जैसे मान लीजिए MOV CL 5 करके, और अब इमुलेट करते हैं तो देखिए इसके साथ कुछ मेमोरी ब्लॉक ऑक्युपाई होते हैं, जैसे ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। तो जो स्टैक रजिस्टर लोड होता है इमुलेटर के साथ, इसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 100H के बराबर होता है, यानी 100 KB के बराबर होता है। तो स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव जो ये लाइन लिखे, इस डायरेक्टिव को कितना मेमोरी मिलेगा वो हम बताते हैं अपने प्रोग्राम के कोड के थ्रू। उसके बाद अगला होता है डॉट डेटा। डॉट डेटा क्या करता है, इट इज ए डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव वेयर वेरिएबल्स आर डिफाइंड, मतलब ये डॉट डेटा लिखेंगे तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल प्रोग्राम में बनाते हैं, जो अभी आगे सीखेंगे, वो अब बताते हैं। जैसे ही आप डॉट डेटा के अंदर वेरिएबल बनाओगे तो उसके लिए आपका इमुलेटर अलग से, आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल ब्लॉक मिलता है, वैर ब्लॉक मिलता है, ठीक है। इसमें जितनी भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल बनाओगे वो सारा वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है। तो इसके लिए जितना मेमोरी, जितना आपके प्रोग्राम में कोड कितना है, डेटा का वेरिएबल कितने आपने बनाए, उन सारी की लिस्टिंग ये वेरिएबल ब्लॉक के अंदर होता है। तो डॉट डेटा से जितने वेरिएबल बनाए जाएंगे वो यहाँ स्टोर होगा, जो कि अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद अगला होता है डॉट कोड डायरेक्टिव, ठीक है। डॉट कोड क्या है, डॉट कोड डायरेक्टिव ये पोर्शन होता है जहाँ पे कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, मेन प्रॉप और फिर इंड मेन, मेन इंड पे इंड मेन, यानी एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है आपके प्रोग्राम का वो ये है। सर जैसे सी में ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है वैसे ही है ना ये? हाँ बिल्कुल, कुछ इसी तरीके से पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है।
तो सबसे पहला लाइन लिखना होगा आपको डॉट मॉडल, ठीक है, सबसे पहला लाइन लिखना होगा। अभी ये सब चीज को हटा दीजिए, आगे देखेंगे। डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100h, उसके बाद डॉट डाटा, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे डॉट कोड, उसके बाद इंट प्रॉक, उसके बाद कुछ डेटा लिखिए और फिर मेन इंड पी, उसके बाद इंड मेन, ठीक है। ये अपने आप अलाइनमेंट ले लेता है। अब आप इसमें ये एक नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम आपको कॉपी करके यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब सर इसमें उन एम्प्टी स्पेसेस में क्या लिखना है? बता रहे हैं अभी, जितना वेरिएबल बनाना तो पहले सीखिए ना, उसके बाद एम्प्टी स्पेस लीजिएगा। सी में कैसे सीखे थे, सी में क्या करते हैं? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये लाइन से छोड़ रखे हैं ना, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है? अभी तो आप करवा यहाँ ही पे रहे हमें हैं, कमेंट अभी डाल करवा कर रहे हमें हैं, दीजिए। अभी करवा रहे हैं, देखिए के करवा रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। अभी मतलब एक स्ट्रक्चर बताए हैं, इस हाँ स्ट्रक्चर सर। के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल्स आर डिफाइंड, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या लिखा है, कैसे बनता है असेंबली में। तो वेरिएबल कैसे बनता है, डेटा टाइप कैसे होता है, वो चीज़ बताना है। यहाँ देखिए, वेरिएबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है, जो सिंटेक्स होता है वो होता है वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा साइज बताना है, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वेरिएबल असेंबली में कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल का नाम, उसका डेटा साइज, उसकी वैल्यू बतानी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लाइन लिखा var1 db49, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हम बनाना चाहते हैं, जैसे 3 वेरिएबल बना लेते हैं, var db1 db, यहाँ var1 मतलब पहला वेरिएबल, var1 db49, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि आपने एक var1 नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 49 रखा। इसी तरीके से अगर दूसरा वेरिएबल बनाते हैं var2 db और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या हो गया, हेलो सर। होगा कि var2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर इसी तरीके, हाँ बोलिए। सर ये वेरिएबल 1 और डीबी क्यों लगाते हैं सब में? बता रहे हैं ना पूरा, एक बार कंप्लीट तो करने दो ना। var3 db, उसके बाद आप यहाँ पे डबल कोट्स में मान लीजिए ये लिखा हेलो, और इसको स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली शायद इससे टर्मिनेट करते, डॉलर सिंबल से। यहाँ पे डॉलर सिंबल से टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वेरिएबल बनाने के लिए आपको ये लाइन लिखना होता है var db और 49। अब यहाँ db क्या है, तो देखिए db का फुल फॉर्म होता है डिफाइन बाइट, ठीक है। डिफाइन बाइट का मतलब क्या हो गया, यानी जब भी db लिखेंगे इसका मतलब मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई होगा, मीन्स 8 बिट ऑक्युपाई होगा। यानी जैसे हमने यहाँ पे 41 लिखा है, तो 49 लिखा है, इस 49 को 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर डी डब्ल्यू लिख देते हैं, जैसे var1 डी डब्ल्यू 49 करते, तो इसका मतलब डिफाइन वर्ड होता है, डी डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है डिफाइन वर्ड। इसका मतलब 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, यानी 16 बिट में 49 लिखा जाएगा। इसी तरीके से डी डी होता है डिफाइन डबल वर्ड, इसका मतलब होता है, डिफाइन डबल वर्ड का मतलब 4 बाइट, मतलब 32 बिट। यानी अगर आप ये लाइन लिखते हो ए डी 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 और मान लीजिए 42, ठीक है, तो इस 42 को 32 पे रिप्रेजेंट किया जाएगा,
इसी तरीके से DQ लिखते हैं, अगर DV की जगह DQ लिखते तो DQ का फुल फॉर्म होता है डिफाइंड क्वाड वर्ड, मतलब 8 बाइट, 8 बाइट का मतलब 64 बिट। DT डिफाइंड 10 बाइट मीन्स 10 बाइट यानी 80 बिट्स। ठीक है, तो किस जैसे आप सी में याद कीजिए, आपके पास एक इंट होता था जो 2 बाइट मेमोरी लेता था, और एक लॉन्ग इंट होता था जो 4 बाइट मेमोरी लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग एक साइंड डेटा टाइप होता है, एक अनसाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, साइन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं, अनसाइन में ओनली पॉजिटिव रख सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है इनिशियलाइजर डायरेक्टिव के रूप में डेटा साइज बताना होता है, जो है DV, DW, DD, DQ, DT। अगर DV लिखेंगे मतलब 8 बिट में मेमोरी, 8 बिट में डेटा रिप्रेजेंट होगा। DW लिखते हैं मतलब 16 बिट्स में होता है। DD लिखते हैं मतलब 32 बिट में होता है। DQ लिखते हैं मतलब 64 बिट्स में होता है। DT लिखते हैं मतलब 80 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। समझ आया अब? समझ आया अब? यस Yes, sir. सर, यस। ये ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए भी आप DV लिखिए, ठीक है, या DW लिखिए, आपके ऊपर है कि कितने बिट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके आगे डॉलर सिंबल लिखना होगा स्ट्रिंग के केस में। यानी डॉलर क्या बताता है? एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग यानी टर्मिनेटर। जैसे सी में /0 था, वैसे यहाँ पे नल, यहाँ पे डॉलर सिंबल है। याद रहेगा इतना? समझ Yes, आया? sir. ठीक है, Yes, sir. अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया, हमने 3 वेरिएबल बनाया। अब इन तीनों वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लाइन पहले ऐड करना होगा। जब भी कभी वेरिएबल बनाई जाती है तो आपको 2 लाइन लिखना होगा। ध्यान से पहले समझिए चीज़ों को। मूव x कॉमा @data, उसके बाद लिखना होगा मूव ds कॉमा ax। ठीक है, ये 2 लाइन लिखना होता है। ये 2 लाइन क्या करता है? पहला लाइन जो लिखा गया है मूव ax @data, ये इट मूव्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ @data इनटू द ax रजिस्टर यानी 16 बिट। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस प्रोग्राम को इमुलेट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इमुलेट किए, अभी हमने 3 वेरिएबल बनाया है, तो ये का वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? आप देखिए, ये है, ठीक है, ये वेरिएबल ब्लॉक में जाके तीनों वेरिएबल स्टोर हो गया डॉट डेटा के अंदर। डॉट डेटा के अंदर आपने 3 वेरिएबल बनाया था, var1, var2, var3, और ये तीनों वेरिएबल वेरिएबल सेक्शन में स्टोर हो गया। अब इस वेरिएबल सेक्शन पे कितना रखे हैं? आपने तो 3 वेरिएबल बनाया और आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, तो यूज करना है तो ये इसको किस लिए, या तो वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज करेंगे वेरिएबल को, या आउटपुट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों पर्पस के लिए किसका यूज होता है? एक्यूमुलेटर होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ से डेटा को इस डेटा से मूव करके कहाँ लाना होता है? इस डेटा से मूव करके लाना होता है आपको, इस डेटा से मूव करके लाना होगा एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, यानी इस AX रजिस्टर एक्यूमुलेटर के पास लाना होगा, ताकि आप प्रोग्राम में इन वेरिएबल को यूज कर सके। तो ये काम मूव करने का काम करता कौन है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसके पर्पस को समझना है। वेरिएबल ब्लॉक से एक्यूमुलेटर के पास ले जाने का काम करता है आपका ये लाइन। और एक एक वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करके डेटा सेगमेंट, मतलब 3 वेरिएबल एक्यूमुलेटर में आया, उसमें से वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 सेगमेंट बनाने का, टुकड़ा अलग अलग वेरिएबल बनाने का काम करता है मूव ds कॉमा ax। तो यानी जब भी अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल आप बनाते हो तो ये 2 लाइन लिखना कंपलसरी होता है। अब वेरिएबल लिख लिए, अब इसको यूज करना सीखना है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए पहले जो var1 पे वेरिएबल के पास डेटा है उसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मूव कर लेते हैं, मूव dl कॉमा var1, मतलब var1 पे जो डेटा रखे हैं वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, उसके बाद मूव h कॉमा 2, फिर int 21h। तो इमुलेट कीजिए,
और इसको रन कीजिए। यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। अब 1 क्यों आया? क्योंकि रजिस्टर पे आपने 49 रखा है, और 49 की स्काई 49 जो स्काई वैल्यू है उसके बराबर क्या होता है? डेटा 1 होता है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से अब अगला डेटा मान लीजिए, अगला डेटा आपने सपोज कीजिए यहाँ पे आपने अगला है वेरिएबल var2 बनाया है। तो लेट्स से मूव dl कॉमा 2 डाल दिए। उसके बाद मूव var2 वेरिएबल 2 में भी 0 है, उस पर dl की वैल्यू कॉपी कर दो। फिर अब उस डेटा को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, dl का डेटा, तो मूव कर दीजिए mov dl कॉमा dl का डेटा dl में चला गया। उसके बाद dl पे ऐड कर दीजिए 48 ताकि डेसिमल बन जाए। उसके बाद मूव डिस्प्ले कराना है, तो एच कॉमा 2, इससे आपका दूसरा वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। सिंगल रन किए, देखिए माइक ऑफ कर लो आप लोग। अच्छा, यहाँ INT21H नहीं लिखा, माइक ऑफ कर लीजिए। पहला डेटा 1 आ गया, दूसरा डेटा 2 आ गया। 1 हमने वेरिएबल var1 पे पेस्ट किया था और var2 पे 0 रखा था, बाद में उसको 2 किया और उसको डिस्प्ले करा लिया। इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए ये कोड किया गया होगा। इसी तरीके से माइक ऑफ कर लीजिए ना।
ठीक है, देखिए पहला वेरिएबल का डेटा था 4, दूसरे वेरिएबल में 0 रखे थे, यानी बी इक्वल्स टू बाई डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बी में 3 मूव कर दिए, इस लाइन का मतलब बी इक्वल्स टू 3 रखे और फिर डीएल पे बी को रख के डिस्प्ले करा लेते हैं। और फिर एक सी नाम का वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग बना रख लेते हैं। और उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, स्ट्रिंग की वैल्यू डीएल स्ट्रक्चर पे कॉपी करनी होती है। उसके बाद लोड इफेक्टिव एड्रेस को कॉल करना होता है, यानी एलईए इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं। और जब स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है सेट ऑफ कैरेक्टर को, तो आपको मूव एज कॉमा 9 लिखना होता है। एज कॉमा 2 से सिंगल, ये लाइन से सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले होता है और इस लाइन से मल्टीपल कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। यानी स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने के लिए इसको लिखना होता है और इंटीजर डिस्प्ले कराने के लिए इसको लिखना होता है। सर समझ इसे आया? कमेंट में आप लिख दीजिए मूव H2 को, ये मल्टीपल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है। ये हम पहले बता चुके हैं, अगर याद नहीं है तो ऐसे कमेंट में लिख देते हैं, लेकिन पहले बता चुके हैं। मूव एज कॉमा 9 इज यूज टू डिस्प्ले, एज कॉमा 9 इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग। ये लाइन का मतलब होता है is comma 2 is used to display single digit value। ठीक है, तो यहाँ हमने वेरिएबल बनाना सीखा, वेरिएबल को वैल्यू एक्सेस करना सीखा और डिस्प्ले कराना सीखा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, समझ आया? सर हम लोग यहाँ पर बी वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब हम लोगों ने मैन्युअली इसमें डेटा प्रोवाइड किया है? इसमें सर उसको पहले हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाल के उसमें इक्वल टू 0 समझ लिया, हाँ, फिर हम लोग उसी पे ही डेटा डाल रहे हैं, तो अभी अगर आप इस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं, इसका मतलब कि सी लैंग्वेज में आप मान लीजिए जब वेरिएबल बनाते हैं तो सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, ये लाइन से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो डिक्लेयर हुआ मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है तो या तो 0 होगा या गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गार्बेज कुछ नहीं, 0 वैल्यू होता है। ठीक है, और आपको डिस्प्ले कराना है वैल्यू को। ठीक है, तो कुछ वैल्यू रखोगे तभी तो डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसलिए मतलब आपने यहाँ पे केवल ये इतना समझे कि आपने केवल वेरिएबल डिक्लेयर किया, जब क्वेश्चन मार्क दे देते हो मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे रहे हो। एक होता है डिक्लेरेशन विथ से इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन और यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको ये लाइन पूरा लिखना होता है। या ओके सर। पहले सर जैसे हम लोग सी पे कोई डिक्लेयर, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बाद में हम लोग यूजर को पूछते हैं टू गिव सम वैल्यू, यहाँ हाँ, पर भी अगर हम यूजर को पूछते हैं तो हम बी पे ले सकते हैं। डज दैट मीन? बी पे ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी पे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी हमने वैल्यू फिक्स कर दिया, आप चाहो तो कि एज कॉमा 1 वन से देके करवा लिए। ओके। ठीक है, और तब आप डिस्प्ले करा सकते हैं। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, तो इतना अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीज आपको ब्लॉक में दिया होगा। ठीक है, ब्लॉक में अगर आप ध्यान से पढ़ना, इस ब्लॉक में सारा कुछ दिया होगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, कैसे आउटपुट करते हैं, तो सारा चीज यहाँ पे दिया होगा। वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेलो इसको सर। प्रैक्टिस। हाँ बोलिए। सर जो अभी आप किताब बुक से पढ़ाए थे कॉपी से, नोट्स वे नोट्स सेंड कर दो ग्रुप में। कर देंगे। ठीक है, अभी आप ओके इसको सर। प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना बताया गया इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ओके है, सर। आप कल जो प्रोग्राम बताए थे उसको कीजिएगा। क्या चीज?
स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। एलईए क्या होता है, देखिए एलईए का फुल फॉर्म होता है लोड इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इट इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज्ड एज ए पॉइंटर इन विच फर्स्ट वेरिएबल पॉइंट फॉर द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आप पहला एड्रेस बता देते हैं और एलईए क्या करते हैं, अपने आप उस वेरिएबल के अगले एड्रेस को पॉइंट कर देता है, जिससे कि एक एक कैरेक्टर मूव एज 9 से डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपका लैब का असाइनमेंट यही होगा। ठीक है, आज हमने वेरिएबल बनाना सीखा, वेरिएबल बनाना सीखा। तो अब आपको हमने अब जो कल प्रोग्राम बताए थे, ठीक है, कि मान लीजिए कि ए में आपने 2 रखा तो अब वेरिएबल बनाना सीख गए, बी में 3 रखा। ठीक है, तो ये अब इसको एक्सचेंज करके आपको बताना है बी इक्वल्स टू ए, बी पे आ जाए 2, ए पे आ जाए 3। ठीक है, वेरिएबल पे, अभी रजिस्टर पे यूज नहीं करना है, ध्यान दीजिए, कल आपको रजिस्टर पे बोले थे, आज वेरिएबल पे करना है, क्योंकि वेरिएबल बनाना सीखा है। पहला काम ये कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम करना है। सर हम लोग इसमें एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार करना है, एक बार नहीं करना है। दो क्वेश्चन होगा, एक बार करना है, एक बार नहीं करना है वेरिएबल पे। रजिस्टर यूज नहीं करना है यहाँ पे एक्सचेंज पर्पज से। ठीक है, दूसरा अब आपको एक ए नाम का वेरिएबल बनाना सीखा है। एक ए नाम का वेरिएबल बनाइए, इस पे कुछ इनपुट लीजिए। फिर बी नाम का वेरिएबल बनाइए, इस पे कुछ इनपुट लीजिए। फिर सी नाम का वेरिएबल बनाइए और इसमें ए प्लस बी करके आउटपुट करके दिखाइए। ठीक है, रजिस्टर का यूज केवल इनपुट आउटपुट पर्पज से होना चाहिए। जितनी भी प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे वेरिएबल पे होना चाहिए। ठीक है, ये काम सेकंड थर्ड क्वेश्चन से हो जाएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन इससे कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप इससे कर लीजिएगा। और फिर एक स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग को केवल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, और इसको हम आपको सब चीज़ बनाना बताए हैं, वेरिएबल बनाना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना। आपको केवल हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो स्ट्रिंग। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका कि आपको इसका आंसर आप अभी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे थ्योरी में भी आपको 20 से 25 नंबर का असेंबली का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये लूप का क्वेश्चन है, तो जब लूप पर होगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इससे भी आप इसमें भी देखिएगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की थ्योरी क्वेश्चन, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा।